विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। शुरू करते हैं। ये वाला थोड़ा सा चार्ट कर गया था ना, तो अपन ने देखा सोडियम जो होता है, ये देखो ECF का मेन कंटेंट, अगर अपन देखें कि कौन सा इसमें एलिमेंट पाया जा रहा है, कौन सा आयन पाया जा रहा है, तो सोडियम एबंडेंस में रहेगा। तो मतलब सबसे ज्यादा ECF में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम रहेगा। और ICF का मेन कंटेंट यहाँ पर ये पोटेशियम बस रहने दो, यहाँ K+ कर लो। पोटेशियम मेन कंटेंट ऑफ ICF होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बोला जाता है ना कि द सेल्स आर द बैग ऑफ पोटेशियम, है ना। सेल्स आर द बैग ऑफ पोटेशियम। सेल के अंदर मतलब इंट्रासेलुलर पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम। फिर देखो हाईएस्ट जो पोटेशियम है सलाइवा में आपको देखने को मिलेगा, और एब्सेंट किस में रहता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना। फिर कुछ और सरल सरल चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। देखिए जैसे कि कफर सेल जैसे होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन लीवर, याद रखिएगा। ये लीवर में पाई जाने वाली सेल होती हैं। कवर्ड बाई लिसन्स कैप्सूल, जिसमें कवरिंग होती है, उस कैप्सूल का क्या नाम है, लिसन्स कैप्सूल। बायोकेमिकल लैब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसकी होती है, तो वो ध्यान में रखिए। सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, लीडिंग सेल दोनों टेस्टिकल में पाई जाती है, पर अभी पढ़ ही रहे थे एक दिन, है ना। स्पायरोमेट्री का संबंध क्या होता है, इट मेजर्स द लंग कैपेसिटी। पर ने पढ़ा तो दुनिया भर के, है ना, कि तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दुनिया भर का। सुक्रोज ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों को अगर सुक्रोज टूटेगा तो इनमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, याद रखिए। ग्लूकोज में तो रहेगा नहीं, बट ये गैलेक्टोज में, है ना। माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट रहा है। और फिर माल्टोज जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च मेटाबॉलिज्म। कोई पूछा जाए कि स्टार्च मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो आंसर होना चाहिए माल्टोज, जो कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन। फिर गैलेक्टोज होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, बेस्ट एब्जॉर्ब्ड शुगर, गैलेक्टोज। ग्लाइकोजन है एनिमल शुगर, जो कि आपके लीवर में ढेर सारा स्टोर रहता है। और इन्युलिन करके आता है, पॉलीसेकेराइड यूज GFR मेजरमेंट, अपन पढ़े थे ना कि अपन वो मतलब अनएब्जॉर्ब बाहर निकलता है ना, इन्युलिन। तो GFR मेजरमेंट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मेजरमेंट में ये प्रयोग किया जाता है इन्युलिन। अब परीक्षा विषय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए, मिलते जुलते वाले जो आते हैं। तो जैसे देखिए कि ग्लानि अक्षो, ये जो लक्षण है चरक ने मेदक क्षय में बताया। और उल्टा हो जाए अक्षय ग्लानि हो जाए हिमांश क्षय के लक्षण में, मतलब सेंस दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक। चरक नगर ग्लानि के पहले आता है अक्ष, अक्ष में ग्लानि, है ना। और अक्ष ग्लानि करके आ रहा मांस से संबंधित है, मांस क्षय का लक्षण। विशद गुण याद रखिएगा। चरक ने वायु का बताया, सुश्रुत ने पित्त का बताया, और संग्रह ने कफ का बताया। तो क्रम से अगर आप चलोगे तो जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, पाद, पित्त, कफ, तो विशद के बारे में ये चीज है, याद रखिएगा, है ना। पूर्ण जो कर्म होता है ये प्राणवायु का है, ये अपन पढ़े थे। मज्जा धातु का भी कर्म होता है पूर्ण, और तर्पक कफ में भी ये कर्म पाया जाता है, पूर्ण कर्म, है ना। तो प्राणवायु और इसमें तो है ही मज्जा में, पर तर्पक कफ में भी पूर्ण आता है। उत्साह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो साधक पित्त के कर्म में संग्रह ने बताया है। वात का सामान्य कर्म उत्साह हो, उच्छ्वास निश्वास वाला पढ़े होंगे ना। कफ दोष के कर्म में भी आता है, तो वात पित्त कफ तो यहाँ पर भी हो गया, है ना। अग्नि के लाभ जो बोलते हैं कि अच्छी अग्नि हो तो क्या होगा, उत्साह का भ्रंश होना। अब देखो उत्साह तो पढ़ा, लेकिन उत्साह भ्रंश आ जाए तो ज्ञान वायु से संबंधित है। और महोत्साह जो होता है, अपन सार पढ़े थे, तो अस्थि सार का लक्षण याद करो, वहां लगवाया गया था महोत्साह।
तो अस्थि सार वाला जो पुरुष है उसमें महोत्साह लक्षण मिलता है, इंपॉर्टेंट। लघु गुण देख लीजिए, लघु गुण आपको वात में भी मिलता है, पित्त में मिलता है। स्नेह गुण जो है पित्त और कफ दोनों में मिलता है ना। शीत गुण जो है वात और कफ में मिलता है, ये कॉमन है ना। फिर वर्ण प्रसाद, ये कार्य जो होता है देख लीजिए कि रक्त के कार्य भी आता है, आहार का कार्य आता है। ध्यान, रक्त के कार्य तो समझ में आता है, आहार वाले का नहीं चलेगा ना, तो याद रखना कि आहार का कार्य भी है। ओज के हेतु, मतलब ओज हेतु क्या बोला गया, अग्नि, है ना। प्लीहा वृद्धि कहाँ पर आता है, रक्त वृद्धि और मेदक्षय में। याद रखना मेद क्षय तो तुम्हारे उसमें होगा, रक्त वृद्धि भी है ना, याद रखना। प्लीहा वृद्धि दो जगह आता है, मेद के क्षय में, रक्त की वृद्धि। तोद कहाँ पाया जाता है, वात क्षय और कफ क्षय दोनों में पाया जाता है तोद। अनियत तोद का मतलब है कभी चुभन हो कभी नहीं हुई, पित्त क्षय में पाया जा रहा है। तो देखो तोद जो है वात और कफ क्षय में है, और अनियत हो रहा है तो पित्त क्षय। इंटरेस्टिंग है ना। रस देख लीजिए, पित्त स्थान और कफ स्थान, है ना, से संबंधित। उपकुश वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया। उपकुश जो होता है दो जगह मिलता है, रक्त धातु वृद्धि के अंतर्गत भी आता है, तो मांस प्रदोषक विकार में भी गलगंड उलगंड ये सब दुनिया भर के आते हैं, उसमें उपकुश। तो रक्त धातु वृद्धि भी है और मांस प्रदोषक विकार में भी आता है। शारंगधर ने जठराग्नि के बारे में बताया कि भाई सभी चार प्रकार का होता है, जानते हो ना। तो विषमाग्नि में वात की प्रधानता होती है, तीक्ष्णाग्नि में पित्त की, मंद मेन आपको याद रखना भस्माग्नि, इसमें वात पित्त की प्रधानता होती है, और कफ का वैसे क्षय होता है। अजीर्ण तीन प्रकार के, विष्टब्धा, विदग्धा और आवाजीर्ण। और रस से उत्पन्न जीर्ण को क्या टर्म यूज किया है, याद करना, विषाजीर्ण, है ना। फिर स्रोतस अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन स्तन निवास स्रोतस जैसे अपन ने बात किया था कि हाँ हाँ, रस शेषा जीर्ण, विषय जीर्ण। रस शेषा जीर्ण अपन अलग पढ़े थे, शारंगधर के मत से चल रहा है। फिर इसके बाद चलिए स्रोतस। स्रोतस में देखो स्तन निवास स्रोतस शारंगधर ने तो बताया थे, याद हो तो, है ना। पर याद रखिए काश्यप ने बताया स्तन निवास। आर्तव स्रोतस फर्स्ट एवर डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य सुश्रुत। संज्ञा व स्रोतस भी सबसे पहले सुश्रुत ने बताया। मनोवा स्रोतस जो है शारंगधर में स्पष्ट आता है। स्वर व स्रोतस माधव, माधव का स्वर, है ना। ओजो व स्रोतस भी काश्यप ने बताए, बड़े होशियार। ओजो व स्रोतस, दोष व स्रोतस चक्रपाणी, ये नई नई चीजें आपको मिल रही है, है ना। और स्वेद व स्रोतस जानते चरक ने बताया। कुछ अन्य न्याय इसमें बहुत से आप लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ न्याय के बस नाम याद कर लेना, है ना। न्याय का प्रथम वर्णन याद रखिएगा किसने किया है, चक्रपाणी। न्याय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैक्सिम बोलते हैं। शास्त्र को समझने के दृष्टि से न्याय का प्रयोग किया जाता है, समझाने समझने के लिए। तो सर्वात्म परिमाण और क्षेत्र दधि न्याय दृढ़बल का सबको पता है। केदारी कुल्या न्याय, डराहण सुश्रुत, खले कपोत न्याय, भाव प्रकाश, एक कालीय धातु पोषण, अरुण दत्त, ये सब पढ़ चुके तुम। शिलापुत्रिक न्याय जो होता है दलहन है। शिलापुत्रिक में जैसे हो ना कि पत्थर का है, पत्थर का टुकड़ा कर दो, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ये ऐसे द्रव्य में। गुणाक्षर न्याय जो है बागभट में आता है। गुणाक्षर क्या है, अवृक्षिक सिद्धि जो है ना, गुण लग जाता है ना, तो उसको इधर उधर उसमें जब ट्रैक बनते तो कभी ऐसा लगता है किसी ने लिख दिया, कोई शब्द बन जाते हैं, बट कोई सिस्टमेटिक नहीं है, वो ऐसे रैंडम बन गया। दीक्षा सिद्धि हो गई ना, अब किसी को पता नहीं कि दवाई कहाँ, उधर से दवाई लिख दिया, कोई एक काम कर गई, तुक्का लग गया उसको, है ना। तो गुणाक्षर न्याय, गोवली वर्ध न्याय चरक सूत्र एक में चक्रपाणी बताते हैं।
और उपस्नेह उपस्वेदना गर्भ पोषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, पढ़े हो ना। वीची तरंग, और ये कई बार एग्जाम पीजी में खास करके पूछे गए, वीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय जो होता है शब्द वहन और श्रवण के लिए होता है। अब जैसे वीची तरंग, जैसे तरंग उड़ती है ना यूं, है ना, शब्द का वहन कैसे होता है, तो बताया कि तरंग जैसे जाती है, जैसे कहीं पानी है तो उस पर तुम पत्थर मारते तो तरंग उड़ती है, वैसे शब्द होता है। शतकमल पत्र वेधन्य, सबको याद ही आ गया होगा, मन वाला एग्जाम बताते हैं, अणुत्व एकत्व वाला जो आता है ना, एक साथ लगता है कि छेदा गया है 100 पत्तों को, लेकिन भैया वो अलग अलग टाइम पे होता है, माइक्रो मिली सेकंड का ही अंतर होगा, बट होगा। फिर एक आता है कुंभकार पवन न्याय, ये माधव निदान में आया, तो माधव के दो न्याय अपन ने देखा, एक तो ये हो गया, और कौन सा था भैया, एक ही है, एक, तो इनको थोड़ा याद रखना है ना। शुक्रास्मरी देख लीजिए, शुक्र व स्रोतो दृष्टि में शुक्र धातु वृद्धि दोनों जगह आता है, शुक्रास्मरी का बन, है ना, तो दोनों कंडीशन में आपको मिलेगी। उपकुश जो अपन पढ़ चुके, मांस व स्रोतो दृष्टि सुश्रुत ने बताया, अष्टांग हृदय ने रक्त धातु वृद्धि में बताया। कृषांगता जो है रस व स्रोतस दृष्टि और मेद धातु क्षय में भी आता है ना। दाह जो है पित्त वृद्धि में आता है, पित्त क्षय में भी आता है, और कफ क्षय में अब अंतर दाह करके आता है। मतलब दाह ऐसा है जो हर जगह आ रहा है, बात मतलब पित्त वृद्धि, पित्त क्षय और कफ क्षय, बात में नहीं आ रहा, इन तीन जगहों पे आ रहा है। उत्साह अपन ने पढ़ लिया था, वात कर्म और साधक पित्त का। ज्ञानेन्द्रिय जो है वातस्थान श्रोत दर्शन स्पर्शन, है ना। पित्त स्थान जो होता है कहाँ का मतलब पाया जाता है, तो दृक मतलब नेत्र, स्पर्शन कफस्थान, स्पर्शन का मतलब त्वचा, कफस्थान घ्राण हो गया, और जिह्वा हो गया। पूर्व प्रदेश में क्या पाया जाता है, प्राण वायु, उदान वायु, स्थान कफ दोष और अवलंबक कफ, काफी इंपॉर्टेंट है। ही देखो, हाँ? वातस्थान स्रोत और स्पर्श, ही देखो, क्या धी का मतलब बुद्धि, ठीक है ना। तो बुद्धि किसका, किस दोष का कर्म है, पित्त दोष का। यहाँ ध्यान रखना, धृति, धृति का मतलब पेशेंस, कफ वाले को देख के समझ में आता है बड़ा पेशेंस वाला, और जो ज्यादा बुद्धिमान होगा पित्त वाला होगा। अब देखो मेधा कहाँ आ रही है, पित्त कर्मा विकार जब पढ़े थे ना अपन, पित्त कर्म और साधक पित्त कर्म दोनों जगह मेधा आ रही। वैसे पित्त का सामान्य कर्म हो जाएगा, बट स्पेशली पूछा जाएगा तो कौन सा, साधक। तीनों किस में आ रहे हैं, देखो संग्रह ने भाई बोला धी धृति स्मृति तीनों बात, इंटरेस्टिंग है। धी पित्त का, धृति कफ का, मेधा पित्त का कर्म है, साधक पित्त का विशेष करके, और धीर धृति स्मृति संग्रह के अनुसार बात। धृतय जानते हो, प्राण स्थान बोला शारंगर ने, कप स्थान बोला काश्यप ने, व्यान वायु और साधक पित्त का स्थान तो अपन ऑलरेडी पढ़े। फिर इसके बाद है तुम्हारा आमाशय को चरक ने, जानते हो पित्त का सामान्य स्थान बताया हुआ है ना, और सुषुप्त ने विशेष स्थान बताया हुआ है आमाशय। बाघ ने रंजक पित्त का स्थान बताया हुआ है, और सभी ने क्लेदन, क्लेदक कफ जो होता है उसका भी स्थान बताया, जब हम भोजन करते हैं क्लेदक कफ मिलता है। अग्नि के संदर्भ में से रिलेटेड चीजें कुछ आती है, जैसे देख लो, नासो अग्नि यथा कालम, मतलब किस स्रोतस दृष्टि से, तो रसवत स्रोतस दुष्ट हो जाता है, तो अग्नि का नाश हो जाता है ना, ये बताना चाह। फिर देखो अग्नि सदन, इसका मतलब अग्नि मंद हो गई, ये रस वृद्धि में आए। अग्नि नाश जो आता है, मतलब सबके एक ही जैसे निकल रहा, देख रहे हो ना, नासो अग्नि यथा, यथा कालम रसवा श्रुत दृष्टि, अग्नि सदन, सदन जो आएगा ये रस वृद्धि में, नाश जो आ रहा है तुम्हारा रक्त वृद्धि में,
मंदानल जो होता है पित्त क्षय में आता है। अग्निसाद, देखो अग्निसदन और अग्निसाद एक ही मतलब है दोनों का, तो शब्द अलग है। तो वात क्षय और कफ वृद्धि में आ रहा है, देख रहे हो कितना अंतर आ रहा है। अग्निसदन रस वृद्धि में था, अग्निसाद जो होता है वात क्षय और कफ वृद्धि में। ये बड़ा कष्ट देते हैं भैया। अग्नि वैषम्य कहाँ पर मिलेगा आपको याद रखना, वात वृद्धि में नहीं भैया, वात क्षय में होता है ना? अग्नि का विषम होना वात क्षय की निशानी। उदर, उदर से संबंधित जो उदर वृद्धि मांस में आपको मिलेगी। उदर अवलंबन जो होता है मेद, जैसे स्थूल हो जाता है ना, उदरस्य अवलंबन करके बोलता है, ऐसे पेट लटकता रहता है। और उदर पार्श्व वृद्धि जो है मेद वृद्धि में ये भी आ जाता है। और स्फिक वृद्धि जो होता है बटक रीजन की जो ग्रोथ हो जाती है मांस वृद्धि। मल में देख लीजिए, ये आपने पढ़ भी लिया है कि बस्ती तोद लक्षण मूत्र क्षय मूत्र वृद्धि दोनों जगह सुश्रुत में बताया हुआ है ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्षय वृद्धि दोनों में आए। बस्ती निस्तोद लेकिन मूत्र वृद्धि में आता है, हृदय ने बोला। और मूत्र क्षय में आता है, सुश्रुत में। इस चीज को गौर फरमाना। फिर है आधमान, देख लो। आधमान जो है पुरुष वृद्धि में सुश्रुत ने बताया है, मूत्र वृद्धि में भी सुश्रुत ने बताया है। मतलब दोनों जगह ही आ रहा है ना, तना हुआ सब लेटर। फिर है अक्ष ग्लानि, अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा कैसे लिख गया है। देखो अन्य मलों के नाम, अलग अलग जगहों में पाए जाने वाले मलों के नाम कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए एक बार अपने को देखना बनता है। दंत मल को क्या कहा गया, देखिए शायद नाम कभी लोग नहीं सुने होंगे, पिप्पिका या दंत शर्करा। दंता नाम गुणगनी करके अपन पढ़े थे ना, दंत शर्करा का लक्षण है ना, जो टार बनते हैं ना, तो वही है। तो दंतमल को दंत शर्करा भी कहते हैं और पिप्पिका भी कहते हैं। ये नाम यार है तो क्या करें, पिप्पिका, क्या बोले, पिप्पिका। जिह्वा के मल को क्या कहते हैं, काकुलक। जिह्वा, काकू की जिह्वा होती है। नासा मल जो होता है सिंघाड़क बोलते हैं। नाक के मल को क्या कहते हैं, सिंघाड़क। जैसे अपन स्नायुगत व्रण अपन नहीं पढ़ते थे उधर, ये सिंघाड़क के समान स्राव होता है। स्नायु सिंह अपन पढ़े थे ना, सिंघाड़क बोलते। सिंघाड़क मतलब नाक का मल होता है, सिंह की नाक हो जाती है। कर्णमल को क्या बोलते हैं भैया, देखो बड़ा सुंदर सा नाम है, पिंजूष। पिप्पिका दंतमल को, काकुलक जिह्वामल को, सिंघाड़क नाशामल को, कर्णमल को पिंजूष बोला। अक्षिमल को दूषिका तो जानते होंगे सभी लोग। पिल्ल, पिल्ल नामक तो अपन ने विकार पढ़े थे, या मल को बोलते हैं। अक्षी करदम आंख का कीचड़े भी समझाते हो। पीड़ कोलिका, ये याद रखना, चरक ने बोला है ना, पीड़ कोलिका। मुखगत जल जो होता है, यानी कि जो सलाइवा होता है, उसको स्रणिका, लाला, कपशंदती, चुचिका, आस्यास्राव, सखीवण, इतने नाम दे दिए गए हैं, है ना। उसमें स्रणिका करके एक आता है जो नाम है, और ये चुचिका और आस्यास्राव तो समझ में आ जाएगा। सठीवण, सठीवण का मतलब से थूकना होता है। प्रजनन संबंधित जो मल होते हैं तो उसको पुष्पिका, पुष्पी धातु, लिंग मलम बोला है ना। पुष्पिका पुष्प धातु याद रखिएगा। मल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं कि भाव प्रकाश में शुक्र, रक्त और मल में जीव विशेष रूप से रहता है, ऐसी इनकी मान्यता है। इसलिए भैया इनका नाश नहीं होना चाहिए, क्षय नहीं होना चाहिए। तो शुक्र, रक्त और मल,
सूरम, है ना। शुक्र रक्त और मन में जीव विशेष रूप से। योग रत्नाकर जी आगे देख लो, प्राणियों के बल शुक्र के अधीन होता है और जीवन मल के अधीन। तो बल का संबंध शुक्र के साथ बताया और जीवन का संबंध मल के अधीन है। इसलिए मल रक्षा करनी चाहिए। हेल तो भाई बड़े शानदार करते, उन्होंने मल को आत्मबल कहा। किस आचार्य ने आत्मबल कहा? हेल ने कहा, है ना। इस आचार्य ने मल को आत्मबल कहा, तो हेल का एक अलग पर्सपेक्टिव है ना। मज्जा देखो, शिरोगत स्नेह को मज्जा चक्रपाणी ने कहा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। शिरोगत स्नेह को मज्जा कहा, ठीक है ना। फिर इसके उपरांत अपन नेक्स्ट में चलते हैं। मस्त लुंग जानते हो, डरहर ने बोला है कि विलीन घृताकारो मस्तक मज्जा, जो शेर की मज्जा होती है जो पिघले हुए घी के समान होती है, उसको मस्तलुंग कहा गया। एक आप लोगों ने डिसीज पढ़ी होगी, मस्तलुंग है, कहाँ पढ़ी? हाँ बताओ। मस्तलुंग छय, वीडियो वीडियो नहीं पढ़े हो? माइक्रोसेफेली, जिसमें बच्चे का सिर बहुत छोटू सा हो जाता है, सर्कस मिडगेट भी बोलते हैं। माइक्रोसेफेली हो, बच्चे जो छोटे साइज के रहते हैं, सर्कस सर्कस में जो, है ना, हंसी मजाक के लिए जिनको रखा जाता है विदूषक के रूप में। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत मतलब बैन है ना। ऐसे लोग क्या होते थे कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को या लोगों को ले जाते थे और बड़े बड़े जो अरब देश रईस लोग आते थे वो खरीद के ले जाते थे आमोद प्रमोद के लिए। तो हालांकि बैंड है, लेकिन पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक में आजकल भी खुले बिकते हैं। तो इसको अपन एक बीमारी जिसे बच्चों में होती है, इसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। इससे चलिए, तो फिर आता है अगला, मज्जा किसे कहते हैं? स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा, ध्यान रखना। तो मज्जा जो है मोटी अस्थियों में रहती है ना। तो जैसे अपने पढ़ा रहता है ना कि मेद, मज्जा, स्नेह, ठीक है, शुद्ध मांस से स्नेह, ये टाइप का। तो ये स्थूल हड्डियों में जो विशेष रूप पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? मज्जा। अब देखो त्रिक आ गया तुम्हारा, त्रिक से संबंधित जो चीजें हैं। सिर और दो बाहुओं के मध्य प्रदेश में होता है क्या? दलहन ने बोला है। सिर और दो बाहुओं के बीच का जो भाग है, सिर और दो बाहुओं के बीच का जो भाग है उसको त्रिक कहते हैं। किसने बोला? दलहन। हिंदू आए, ग्रीवा और दो बाहुओं के मध्य, तो गर्दन और दो बाहुओं के बीच का जो पोर्शन है उसको त्रिक कहते हैं। हिंदू बोला। गंगाधर आए, हृदय और दो फुफ्फुस प्रदेश के मध्य का जो भाग होता है, हार्ट और दो लंग के बीच का जो जगह पाया जाएगा उसमें, है ना। बड़े होशियार थे। त्रिकास्थी का जो वर्णन है वो वाह। तृष्णा कहाँ पाया जाता है? पित्त वृद्धि कक्ष है। ये असल में बहुत कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, अपन ने जितना सब पढ़ा रखा है वृद्धि और दुनिया का, इस पे बिल्कुल अभ्यास लगातार करने का, है ना। गलतियां होंगी। कंप जो है आपको एक तो वात वृद्धि में बिल्कुल पाया जाएगा, लेकिन पित्त क्षय में पाया जाएगा, ये याद है। पित्त क्षय के लक्षण में भी कंप पाया जाता है, ये थोड़ा नई चीज है ना। मूर्छा आपको कफ वृद्धि में, वात क्षय में, मज्जा क्षय में, ओज क्षय में, रक्त क्षय में, ये सारे क्षय में पाए जा रहे हैं, है ना। कफ, वात, मज्जा, ओज, रक्त।
KVOMR है ना, KVOMR 5 जगह आएगा। भ्रम जो है वातक क्षय, कफ क्षय, मज्जा क्षय, मांस क्षय 4 जगह हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं तो देखिए हृदय। अब हृदय ताम्यति अपन पढ़ के आए थे, रस क्षय में दोनों ने पढ़ा। हृद पीड़ा जो है रस क्षय में ही आएगा, है ना। रस क्षय की चिकित्सा क्या है बताओ जल्दी से। रस प्रदोषित विकार की क्या चिकित्सा? लंघन यार, रसजा नाम विकाराणाम सर्वम लंघनम, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी भूल जाते। तो हृदयम ताम्यति, हृद पीड़ा, रस क्षय, हृद द्रव होता है पाल्पिटेशन जिसको कहते हैं, ये भी रस क्षय में संग्रहण होता है। और कफ क्षय याद रखिएगा, ये अष्टांग हृदय ने बताया, हृदय द्रव या हृद द्रव, है ना, इसका मतलब पाल्पिटेशन। अब हृदय पार्श्व पीड़ा, हृदय और पसलियों में पीड़ा कहाँ पर पाई जाएगी? उदीष्ट। हृदय उत्क्लेद होना, ये मतलब मिचली जैसा होना, ये रस वृद्धि का आता है ना। श्वास काश अति निद्रता, ये रस वृद्धि का लक्षण। श्वास काश और ज्यादा नींद का आना, ने बोला। श्वास काश के साथ दुर्गंध बताया है। दुर्गंध आएगा तो मेद वृद्धि तो ऐसे समझ में आ जाता है, ज्यादा पसीना चलेगा तो होगा, है ना। फिर है सोच में, चलिए तो सोच देख लीजिए कहाँ कहाँ आया लक्षण। रस व स्रोतस विद्य के लक्षण में और रस धातु की क्षय में 2 जगह आया, है ना। मांस शोष जो आता है शुक्र धातु क्षय में, याद रखना मांस शोष, है ना। मुख शोष जो है तो समझ में आता है कि रस क्षय में होगा और मूत्र क्षय में। अष्टांग हृदय और संग्रह अलग। हास्य शोष जो होता है, हास्य का मतलब मुखी होता है, हास्य का मतलब मुख। तो मुख शोष इसमें किस में आ रहा है? मज्जा क्षय में आ रहा है, गजब है ये भाई साहब। एक तो देखो सिंपल सा मुख शोष मांस रस क्षय के लक्षण में हृदय ने बताया, मूत्र क्षय संग्रह में। अब इधर ये हास्य शोष भी एक मुख शोष ही है, लेकिन शब्द अलग है, तो ये मज्जा क्षय। एक आता है परिशोष, शरीर का सूख जाना, निकप क्षय और रस क्षय। त्वक शोष आता है स्वेद क्षय, पसीना जिसका नहीं निकल रहा है। अच्छा, पिपासा बाधिते मुखम च परिशुष्यति, है ना, मुंह सूख जाना, प्यास का से पीड़ित होना, ये किसका हो जाएगा? मूत्र क्षय का हो जाएगा। तो ये भैया इनमें अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है, ये सारी चीजें। संधि वाले आप लोग पढ़ चुके, संधि विश्लेष कफ वृद्धि और ओजो विस्तृंश और ज्वर में भी आया हुआ था संधि विश्लेष, 3 जगह। कफ वृद्धि, ओजो विस्तृंश, विस्तृंश व्यापक क्षय पर पढ़ते थे ना, और ज्वर में भी। अस्थि संधि अस्थि विश्लेष अगर आ जाए तो कफ वृद्धि में, तो संधि अस्थि विश्लेष कफ वृद्धि में संधि संश्लेष होना, ये श्लेषक कफ का लक्षण है। विश्लेष का मतलब गीला हो जाता है ना, लूज। अब इसके बाद संश्लेषण हो गया, बनना है नहीं कि जो जॉइंट्स डेवलप होते हैं। संधि शिथिल होना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। कफ क्षय और अस्थि क्षय के लक्षण में आता है। बहुत कंफ्यूज करेंगे, बहुत से ऐसी चीजें हैं, मतलब फिजियोलॉजी देखने बहुत वैसे लगता है कि आज थोड़ा थोड़ा सा है, बट ये क्षय वृद्धि बहुत रायता फैला हुआ है ना। संधि वेदना जो है आपको बिल्कुल मांस क्षय में मिलेगा, वाग्भट ने बोला है। संधि स्फुटन करके आता है मेद क्षय और मांस धातु क्षय में आता है, तो ये चीज थोड़ा सा गौर फरमाइए। संधि शून्यता आता है, ये भी मेद क्षय में आता है ना, पीछे पढ़ चुके हैं सब आया। गूढ़ अस्थि संधि मतलब अस्थि संधियों का, समझ रहे हो, गूढ़ का मतलब बाहर न दिख रही हो, इतना मांसल हो गया है
मस्कुलर भी दबा हुआ है, अस्थि संधि नहीं दिख रहा। तो वही पर लिख रहा है कि मांससार पुरुष में ये आपको लक्षण। स्थूल दीर्घ वृत्त संधिवन सब पढ़े थे जब मज्जासार पढ़ रहे थे कि संधियां जो है मोटी हैं, बड़ी हैं और वृत्त यानी गोलाकार। बृहत शरीर अगर आ रहा है लक्षण तो ये मेदसार का है, सुमो पहलवान जैसे। और संधि बंध जो होता है किसका कर्क होता है, कफ तो सबको पता ही है ना। अब आता है देख लीजिए कि अस्थि वाला, अब आप देख लीजिए है ना। अस्थि वाले में देख लीजिए अस्थि शूल आता है। अस्थि शूल किसमें पाया जाता है, अस्थि क्षय के लक्षण में आपको मिलेगा। और एक आता है अस्थि तोद, तोद मतलब चुभना, दर्द होना, ये भी एक तरीके का है अस्थि क्षय में। तो अस्थि शूल भी अस्थि क्षय में है, अस्थि तोद हृदय ने बताया क्षय में है, अस्थि निस्तोध मज्जा क्षय में है। याद रखिए, बहुत पीड़ा होना चाहिए। अस्थि शून्यता भी मज्जा क्षय में, कि मज्जा निकल जाएगी तो भैया हड्डी शून्य हो जाएगी। अस्थि का सुशिर होना, शून्यता और सुशिर होना ये दोनों दो जो है ना मज्जा क्षय में। तो शून्यता सुश्रुत ने बताया और शौषेद जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोल सकते हैं ये बोला है वाग्भट। शीर्यंतिचा अस्थिन्य मतलब अस्थियों का नष्ट हो जाना भी मज्जा क्षय। अच्छा, इस तरह से तुम्हारे अध्याय होता है समाप्त। ठीक है, कुछ चीजें देख लेते हैं कि अगर ऐड करने वाली अगर कुछ बची हैं। तब आज काफी लंबे समय से चल रहा था ना। आज ये लंबी मतलब अपना फिजियोलॉजी लंबा चला है ना। नहीं इसमें एक्चुअली डेटा बहुत है। माधा के अनुसार अजीर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए जल्दी से। अजीर्ण के बारे में थोड़ा शॉर्ट में लिख लो। तो जैसे देखिए अजीर्ण जैसे आता है तो जैसे अपन लिखते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, समदोष, ऐसे चार्ट एक छोटा सा बना दो। ऊपर आचार्यों के नाम है, जैसे सुश्रुत और शार्ंगधर का है। सुश्रुत और वाग्भट ने 4 प्रकार के जीर्ण बताए। तो वातज वाले से विष्टब्धा जीर्ण होता है, अक्सर आपको पता होगा। पित्तज वाले से विदग्धा जीर्ण होता है। कफज वाले से आमा जीर्ण, और फिर सम दोष वाला जो रहता है ये एक तरीके से रसशेषा जीर्ण। और 4 प्रकार के जीर्ण चरक ने भी 4 बताए, बट याद रखना ये बताया, विदग्धा बताया, आमा जीर्ण बताया, रसशेषा जीर्ण की जगह सम्यका जीर्ण आता है। चलो क्या सम्यका जीर्ण कर गया, शब्द बदल गया, ठीक है ना। सम्यका जीर्ण, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन कौन से आचार्य हैं, काश्यप जी। काश्यप ने कितने बताए, 4 ही बताए। इन्होंने वातज विष्टब्धा जीर्ण जो था उसको उन्होंने श्लेष्मा जीर्ण बोला हुआ, ये फर्क है इंपॉर्टेंट है समझ में। जैसे वातज विष्टब्धा जीर्ण था तो इन्होंने इसको बोला
श्लेष्मा जीर्ण, बाकी दो सेम है, विदग्धा आमा जीर्ण और फिर रस शेषा जीर्ण करके बोला हुआ है, मतलब सुषुप्त के जैसा ना। हाँ, और लास्ट में आते हैं अपने माधव जी। माधव जी ने कितने बताए? 6 प्रकार के अजीर्ण बताए। शुरू के 4 सेम, विष्टब्धा, विदग्धा, आमा जीर्ण, रसेसा जीर्ण, 4 सुषुप्त के जैसा। +2 में क्या आ जाएंगे? तुम 2 के नाम याद रखना। एक आता है दिन पाकी अजीर्ण और एक आता है प्राकृत अजीर्ण। एक क्या है? दिन पाकी अजीर्ण और एक क्या है? प्राकृत अजीर्ण। ठीक है ना? दिन पाकी और प्राकृत अजीर्ण। रस संवहन किसके द्वारा होता है? किस वायु के द्वारा होता है? तो पढ़ लिया ना। रस संबंध बेसिकली किस वायु के द्वारा होता है? बताओ जल्दी से। ध्यान वायु के द्वारा होता है। इतना कहा सोचिए। रस धातु के चक्रपाणी के अनुसार 2 भेद होते हैं, देख लो। चक्रपाणी ने 2 नाम जो बताए वो लिख लीजिए। पहला स्थायी रस, दूसरा पोषक रस। एक दिन सही बताया, स्थायी और पोषक रस। लिख लो, ठीक है, पहले भी आया होगा, नहीं तो जिनको नहीं पता हो लिख लेना। भाव प्रकाश ने 3 बताए। भाव प्रकाश ने कितने बताए? 3 बताए। स्थूलांश, सूक्ष्मांश और मलांश कर। 3 कौन कौन से हैं? स्थूलांश से लिख लीजिए, सूक्ष्मांश, तीसरा होता है मलांश, मल के। ठीक है, स्थूलांश, सूक्ष्मांश और मलांश। चरक के अनुसार स्थूलता और कृशता विशेषता किस पर निर्भर करती है? 2 चीजों पर निर्भर करती है। गेस व्हाट? एक पॉइंट लिखिए, चरकानुसार स्थूलता और कृशता चरकानुसार स्थूलता व कृशता, मतलब दोनों ना, निर्भर करती है 2 चीजों। बताओ क्या क्या है? उन 2 चीजों के नाम बताइए जल्दी से। पहला चीज है, तो बहुत खतरनाक नहीं है, एक आहार और दूसरा है स्वप्न। है समझ में? आहार ज्यादा लोगे स्थूल, कम लोगे तो कृष्ण। नींद ज्यादा लोगे तो स्थूल, कम लोगे तो कृष्ण। ठीक है ना? सुश्रुत ने स्थूल और कार्श को रस निमित्तज कहा। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो सूत्र 15 पढ़ा होगा। सुश्रुतानुसार स्थूल और कार्श
रस निमित्तज, ठीक है ना। रक्तज रोगों का निदान अनुपशय से होता है, पॉइंट लिखिए। रक्त की परिभाषा किसने बताई है? सर्वप्रथम सुश्रुत ने। रक्तज रोगों का निदान अनुपशय से होता है, याद रखना, उपशय नहीं, अनुपशय। यस। सही बात। अनुपशय से। बारिश हो रही है। एक और पॉइंट लिख लेना, सूत्र 14 में सुश्रुत ने बताया दोषों का क्षय और वृद्धि का कारण रक्त दोष होता है। दोषों के क्षय और वृद्धि का कारण रक्त दोष होता है। रेफरेंस डालना हो तो सुश्रुत सूत्र 14/21। सुश्रुत सूत्र 14/21। आहार का परम धाम किसे कहते हैं, सबने पढ़ा आप लोगों ने? शुक्र को पढ़ दिया। बाकी एक दिन अपन ने लिखवा दिया था, पुरुष निर्माण, मूत्र निर्माण, स्वेद निर्माण, है ना, जिसने बताया था, ये अपन नोट करवा दिए हैं। करवा दिए ना। अष्टम धातु देखो, भाव प्रकाश ने आर्तव को अष्टम धातु बोला है, और चक्रपाणी ने किसको माना है भैया, बताओ जल्दी से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो भाव प्रकाश ने, पहले लिख लो, भाव प्रकाश ने किसको माना अष्टम धातु? आर्तव को। चक्रपाणी ने ओज को माना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस आचार्य ने आर्तव को अष्टम धातु माना, तो याद रखे भाव। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि हारीत के अनुसार बुद्धि का निर्माण किस महाभूत से होता है, अगर पूछा जाए तो हारीत के अनुसार बुद्धि का निर्माण होता है बुद्धि निर्माण किससे होता है, लिख लेना, आकाश और वायु महाभूत से। हो गया। किस आचार्य ने पुरुष को स्रोतस का समुदाय कहा है, तो सबको पता है। चरक। चरक के अनुसार पुरुष स्रोतस का समुदाय। शारंगधर के एक और स्टेटमेंट आता है, शारंगधर के अनुसार सभी धातु पित्त के तेज से पच कर एक दूसरे को उत्पन्न करती है। शारंगधर के अनुसार सभी धातु पित्त के तेज से पच कर एक दूसरे को उत्पन्न करती है। श्लोक इससे संबंधित अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं लिख सकता हूँ, बता दूं। एक दूसरे को उत्पन्न करती है ना। सर्वे पाचिता पित्त तेजसा, ऐसा बसाता है।
ठीक है, सर्वे पाचिता चित्त तेज से। महाभूतों के गुण भी शारंगधर ने बताए हैं। हर एक महाभूत का एक इंडिविजुअल गुण बताया शारंग, ठीक है ना। तो अगर आप लिखना चाहें, पृथ्वी का जैसे गुरु गुण बताया, हाँ शारंगधर। जल का गुण बताया स्निग्ध। अग्नि का बताया तीक्ष्ण। वायु का रुक्ष, सरल सरल है। और आकाश का लघु। ये लघु वाले में बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोग बात सोचेंगे यार बात का है कि आकाश का है, अग्नि के बारे में भी सोच सकते हैं है ना। अपन ने लिखवाया कि दुर्मेध सत्व किस प्रकृति का लक्षण है। दुर्मेध सत्व मतलब ज्ञान का दूषित होना, एक पशु काय का लक्षण है, लिखवाए हैं। दुर्मेध सत्व ज्ञान का दूषित होने से। पशु काय का दुर्मेध सत्व, नहीं समझ कैसे। दुर्मेध, दुर्मेध सत्व ऐसा, पशु काय का अपन मानसिक प्रकृति पड़ गए। तो चलिए फिर तो आज से फिजियोलॉजी खत्म होता है ना? और एससी वालों का सिलेबस आयुर्वेद का समापन हो चुका है ना। इसमें अभी अपन पदार्थ और हिस्ट्री चालू करेंगे। इसका मान के चलो क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। पदार्थ और हिस्ट्री का जैसे मान के चलिए तो क्या कहते हैं, तुम्हारा मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत चीजें आ सकती हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी सिलेबस के हिसाब से ये आप लोगों का पीएससी वाला हो गया खत्म। इसका अपन एक बार टेस्ट जरूर लेंगे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन अच्छी तैयारी कर लो, कंप्लीट अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। और बाकी इसमें भी कुछ क्लासेस चलेंगी, मान के चलो कि हिस्ट्री और पदार्थ वाला है ना, तीन लोगों के लिए है। तो अगर लोग चाहेंगे तो अटेंड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काम में आएगी। जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना, सार्वभौमिक वाला ना, मानकीकरण, तो उसमें बहुत सारा विषय हिस्ट्री का है।